हम लोगों ने जो वैश्वीकरण का ये आपका छठा चैप्टर है बच्चों, इसमें मुख्य रूप से पहले पार्ट में बात किया था वैश्वीकरण के बारे में, यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाती है और किस प्रकार से एक देश के अर्थव्यवस्था को देश की पूरे दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इसके बारे में जाना था। और वैश्वीकरण के मुख्य रूप से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोगों ने बात कर लिया था। फिर जो है बैंको मिल्नोविक जो है अर्थशास्त्री, उसके अनुसार वैश्वीकरण का क्या परिभाषा होता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। और मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 बार आया हुआ है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी प्राइवेटाइजेशन, इसके बारे में जाना था। फिर हम लोगों ने मुख्य रूप से उदारीकरण, ये भी आपका बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 बार आया हुआ है, मैंने वहाँ पर बताया था कि ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, इसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह से बात कर लिया था। वैश्वीकरण को तो समझा ही था, वैश्वीकरण को क्या कहा था हम लोगों ने, निजीकरण और उदारीकरण का सम्मिलित रूप कहा था, है ना, उसी का परिणाम। वैश्वीकरण के अंग की बात की जाए तो हम लोगों ने जाना था वैश्वीकरण के प्रमुख रूप से कितने अंग है, 5 अंग है। वहाँ पर हम लोगों ने पांचों अंगों के बारे में जाना था। और यहाँ से क्वेश्चन मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि वैश्वीकरण के कितने अंग हैं। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है 5 अंग है। और कौन कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट रूप से आपको लघु में अगर क्वेश्चन पूछ लिए कि वैश्वीकरण के पांचों अंगों को खाली लिखिए, खाली नंबर लाइन, इस मतलब कि इंपॉर्टेंट खाली लाइन को लिखना है, तो व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों में कमी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह यानी कि आसानी से प्रवाह हो जाए, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह यानी कि आपका टेक्नोलॉजी आसानी से एक देश से दूसरे देश में फैल जाए, श्रम का निर्बाध प्रवाह यानी कि लेबर, मजदूर में कोई कमी न हो, एक देश का मजदूर, एक देश का लेबर दूसरा देश पहुंच जाए आसानी से, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, है ना, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से बात कर लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था मॉल, है ना, एक ऐसा दुकान जहाँ पर हर चीज़ें मिलती है आपको छोटी बड़ी। फिर हम लोगों ने बात किया था वैश्विक गाँव, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बात किया था हम लोगों ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार आया हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां से आप क्या समझते हैं, तो इसको मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। और आपको इंपॉर्टेंट रूप से इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला और नोकिया, इन सारे में से आपको दे देगा कि इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। आपको उसमें एक अलग सा कंपनी, दूसरा कंपनी दे देगा जो आपका बहुराष्ट्रीय नहीं होगा, तो उसको आप लोग आंसर कर देंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या क्या भूमिका होती है, इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोगों ने जाना था बच्चों। निवेश किस प्रकार से किया जाता है, और विदेशी निवेश यानी कि किस प्रकार से किसी दूसरे देश में जाकर के निवेश किया जाता है, इन सब के जानने के बाद हम लोगों ने मुख्य रूप से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो विश्व भर में किस प्रकार से उत्पादन करती है, किस प्रकार से सहायक होती है उत्पादन में, इन सबको जान लिया था। आइए आज का हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट, आज हम लोग जानेंगे मुख्य रूप से वैश्वीकरण एवं बाजारों का एकीकरण, वैश्वीकरण को संभव बनाने यानी तेजी करने के लिए उसमें दो कौन कौन से कारक हैं, इसको जानेंगे। फिर भारत में वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन को जानेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपका। फिर भारत में वैश्वीकरण क्यों, और भारत में वैश्वीकरण का क्या क्या पक्ष दिया जाता है, क्या क्या सकारात्मक पहलू है। बिहार में जो है मुख्य रूप से आपका बिहार बोर्ड से आप लोग एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में प्रमुख रूप से बिहार पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको लिखिए। ठीक है, तो हम लोग बिहार पर भी मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आप लोग एक बार अपने दोस्त यारों को शेयर भी कर दीजिएगा। और मुख्य रूप से अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि जिस समय हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों, जिस समय हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे, वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, वैश्वीकरण एवं बाजारों का एकीकरण यानी कि क्या करेंगे बच्चों, वैश्वीकरण आप लोग समझ ही गया पहला पार्ट में, और बाजार, इन दोनों का क्या होगा अब एकीकरण। तो विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य साधन है, यानी कि जो विदेश व्यापार है, विदेशी व्यापार है, यह क्या करती है, तो विभिन्न देशों को आपस में जोड़ती है, और ये जोड़ने का क्या है, मुख्य साधन है। जैसे व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, है ना, आप लोग तो जानते ही बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कंपनी थी, ये आपका ब्रिटिशर कंपनी थी, अंग्रेजों की कंपनी थी, जो कहाँ पर आया था, भारत में आया था। किसके लिए आया था, व्यापार करने के लिए, चाय का व्यापार करने के लिए आया था मुख्य रूप से, और कपड़े का व्यापार करने आया था। लेकिन उसको इतना यहाँ पर दिल लग गया भारत में, इतना यहाँ से उसको कमाई हो गया कि वो भारत को छोड़ करके जाने का उसको मन ही नहीं किया। तो वो उन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे अपने कंपनी को विस्तार किया, कंपनी का विस्तार करके भारत के सबसे छोटे यानी कि भारत का सबसे पहले पश्चिम बंगाल में अपना विस्तार किया अच्छी तरह से, और बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर बंगाल से मद्रास पहुंच गया, फिर मद्रास से मुंबई पहुंच गया, और धीरे धीरे वो पूरे भारत में कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया, तो मुख्य रूप से अपना व्यापार के लिए, है ना, और व्यापार के कारण भारत और इंग्लैंड क्या हो गया, आपस में जुड़ गया। तो मुख्य रूप से जो विदेशी व्यापार होते हैं, ये एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का कार्य करती है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
अब आगे बात करते हैं, विदेशी व्यापार उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर निकालकर दूसरे देश के बाजारों में पहुंचने एवं विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार दुनिया के देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण का कार्य करता है। यानी कि जो भी आपका विदेशी व्यापार होता है ना बच्चों, ये क्या करता है मुख्य रूप से, मान लीजिए अगर आपका कोई एक कंपनी है, मान लीजिए आपके पास एक आपका मोबाइल का कोई कंपनी है, मान लीजिए वीवो कंपनी या ओप्पो कंपनी, कोई भी एक नया कंपनी आप ये तो मुख्य रूप से ये क्या करेगा, ये इस आपको प्रदान करेगा विदेशी व्यापार। मुख्य रूप से ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा, आप दूसरे देश में जाकर के अपने कंपनी का विस्तार कर सकते हैं, पूरी दुनिया का जो भी खुला मार्केट है उसमें जाकर के आप प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं, कंपटीशन में आ सकते हैं। यदि आपकी कंपनी अच्छी होगी, यदि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो ये क्या होगा, इसका विस्तार होगा आसानी से और लोगों में भरोसा जगेगा, तो इसमें आसानी से आप क्या करेंगे, बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। अब बात करते हैं वैश्वीकरण को संभव यानी कि तेज बनाने वाले मुख्य रूप से कारकों के बारे में। तो वैश्वीकरण को जो तेज बनाने के लिए जो कारक है प्रमुख रूप से, वो दो कारक है। एक है आपका प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास, और दूसरा विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी में प्रगति, यानी कि आपका इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होना चाहिए, किसमें, आपका प्रमुख रूप से टेक्नोलॉजी में यानी तकनीकी में, प्रौद्योगिकी में। प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण दूरियों को पार करने में न सिर्फ कम समय बल्कि कम खर्च भी होता है, जैसे रेल, हवाई जहाज, समुद्री जहाज आदि के कारण जल्दी और कम समय में आयात निर्यात संभव हुआ है। यानी कि आप मान लीजिए बच्चों, यदि भारत मान लीजिए अगर सऊदी अरब से तेल मंगाता है, पेट्रोलियम गैस मंगाता है, किरोसिन मंगाता है या पेट्रोल मंगाता है, तो प्रमुख रूप से यदि बच्चों ये अगर किससे मंगाए, स्थल मार्ग से होकर के मंगाएगा, तो स्थल मार्ग से मंगाएगा तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हवाई जहाज से लेकर के आया जाता है तो तुरंत आ गया, 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे में आ जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होता है, समय का तो बचत होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा चीज़ की रिसोर्सेज यानी कि लाने में जितना खर्च पड़ता है तो उन सारी चीज़ों का भी कम हो जाएगा, है ना, यानी कि खर्च कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, अभी भारत में है, अभी भारत में है और आप अगर जाना चाहते हैं अमेरिका, तो अभी आप फ्लाइट पकड़िए और आपको 7 से 8 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे में आपको सीधा सीधा अमेरिका लेके चल जाएगा, है ना। लेकिन ये आप मुख्य रूप से रेल मार्ग द्वारा जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा उससे, और अगर कोई अन्य वाहन से जाएंगे तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऊपर से आपका बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े सागर को पार करना पड़ेगा। लेकिन हवाई जहाज के साथ ऐसी वहाँ पर कोई भी स्थिति नहीं बनती है, चाहे स्थल का भाग हो या जल भाग हो, वो तो हमेशा हवा में उड़ के जाता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। इसलिए प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकी में क्या होना चाहिए, प्रगति होगी। यदि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो ऐसे ऐसे उपकरण, ऐसे ऐसे यातायात के साधनों का क्या होगा, आविष्कार होगा, जिससे आयात और निर्यात क्या हो गया, आसान हो गया। दूसरा है आपका सूचना एवं संचार यानी कि इंफॉर्मेशन और जो है प्रमुख रूप से संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या कर दिया बच्चों, काफ़ी तेज कर दिया। जैसे टेलीफोन, ये क्या है, संचार का माध्यम है, मोबाइल फोन आदि से हम तुरंत संपर्क बना सकते हैं। यानी कि अभी अमेरिका में कुछ हुआ, तुरंत अभी यहाँ से आप न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं, किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, है ना, मोबाइल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप आसानी से तुरंत, अगर आपका कोई रिश्तेदार कहीं किसी दूसरे देश में रहता है, आपका भाई या कोई भी, तो मुख्य रूप से क्या करते हैं, आप मोबाइल ऑन करते हैं और उससे सीधा कांटेक्ट कर लेते हैं, सीधा बात हो जाती है, आपसे लाइव भी देख लेते हैं। तो ये किसका है, प्रमुख रूप से टेक्नोलॉजी का विकास है, सूचना और संचार का विकास है ना। अब बात करते हैं कंप्यूटर की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा आदि के कारण आज हम घर बैठे दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप जो है प्रमुख रूप से कहीं से भी बैठ करके किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो बहुत ही आसानी से कंप्यूटर की सुविधा से या इंटरनेट के माध्यम से आप आसानी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ना। अब बात करते हैं सॉरी बच्चों, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, यानी कि आसानी से विदेशी व्यापार हो और विदेशी निवेश भी हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो 1991 यानी कि 1991 से उदारीकृत व्यापार नीति प्रारंभ की गई। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधकों जैसे यातायात पर कर आदि को क्या कर दिया गया, काफ़ी हद तक हटा दिया गया, काफ़ी हद तक क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी अब आयात निर्यात बेरोक टोक किया जाने लगा और इस नीति से भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या मिला, काफ़ी बढ़ावा मिला। यानी कि प्रमुख रूप से 1991 बच्चों 1991 के बाद जब उदारीकरण का ये अपनाया गया, नीति अपनाई गई, तो इससे क्या हो गया, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में काफ़ी तेजी हो गई और उसमें जो बाधा बनता था, जो भी अवरोधक था, वो समाप्त हो गया और ये क्या हो गया, आसानी से निर्यात होने लगा, आसानी से
आयात होने लगा सामानों का, और ये क्या किया, वैश्वीकरण को और तेज गति प्रदान की, है ना। अब बात करते हैं व्यापार अवरोधक क्या क्या होता है। व्यापार अवरोधक, व्यापार में से बच्चों सामानों का आयात निर्यात, है ना। और अवरोध, अवरोध मीन्स रुकावट। तो अवरोध मतलब क्या होता है, प्रतिबंध या रुकावट। तो सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने एवं कौन सी वस्तु किस देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए ये निर्णय करने के लिए करती है। प्रमुख रूप से व्यापार अवरोधक जो बच्चों किसी भी देश की सरकार करती है, उसको किस वस्तु को लाना है और किस वस्तु पर, किस विदेशी वस्तु पर ज़्यादा टैक्स रखनी है और किस सामान को बैन रखना है। जैसे मान लीजिए भारत है, अगर भारत और चीन के बीच कोई संघर्ष होता है बच्चों, तो उस समय क्या हो जाता है, भारत कौन सी नीति अपनाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, यानी कि जो आपका चीनी वस्तुएं हैं, चीन से जो बन करके आती है मैन्युफैक्चर होकर के, उसके सामानों को बहिष्कार किया जाए, उनके सामान को ज़्यादा उपयोग न किया जाए, उनके सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा न खरीदा जाए, है ना। इसी प्रकार से कभी कोई अगर मान लीजिए टिकटॉक चाइनीज था तो इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, है ना। तो इस प्रकार से ये सरकार क्या करती है, सरकार व्यापार अवरोध, यानी कि वो किसी भी चीज़ को वो उसमें प्रतिबंध लगा सकता है। ये वो क्या होती है, किसके पास, सरकार के पास ये आपका मतलब कि अधिकार होता है सरकार के पास। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ अभी। जस्ट WTO याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन मुख्य रूप से क्या है, तो ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसानी से हो, विदेशी निवेश आसानी से हो, विदेशी व्यापार हो, तो इसी को उदार बनाने के लिए ये संगठन कार्य करती है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन होता है या फिर नहीं। प्रमुख रूप से वो कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं और उस दिशा निर्देश पर क्या करने होते हैं, व्यापार होता है, विदेशी व्यापार होता है। प्रमुख रूप से ध्यान रखना है नोट पॉइंट के रूप में, विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार क्या करती है, सुविधा देता है, यानी कि कोई भी देश पूरे विश्व मार्केट में आए, विश्व बाजार में आए, अपने सामानों को बेचे आसानी से। इस संगठन की स्थापना 1995 यानी 1995 में हुई। भारत इसका संस्थापक क्या है बच्चों, सदस्य रहा है, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी भारत उसी समय शामिल हो गया था। 2006 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 149 सदस्य हैं, किसमें, यानी 2006 में। अभी कितने हो गए टोटल, वर्तमान 164 हो गया है। तो इसका बदलते रहता है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है, जेनेवा है आपका स्विट्जरलैंड में बच्चों, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ये आपका जेनेवा प्रमुख रूप से उपस्थित है। अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हुआ यहाँ से कि जो है विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको आने वाला भी है, आ सकता है। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का जो आपका मुख्यालय है बच्चों, वो जेनेवा में है। कहाँ पर है आपका, जेनेवा में है। इसका उद्देश्य पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाना, दिशा निर्देश जारी करना और उन नियमों का पालन करवाना, है ना, कि उनका संरक्षण करना, सर्वे करना कि रियली में इन नियमों का पालन होता है या फिर नहीं। और उसका मुख्य उद्देश्य सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, ये सारा चीज हो गया आपका। अब बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण क्यों। ठीक है, भारत में जो है ग्लोबलाइजेशन क्यों, तो भारत जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है बच्चों, एक बड़ा देश है। भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है आपका ज्योग्राफी में कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से प्रमुख रूप से बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बार बार कि ये कौन सा स्थान पर आता है, तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरा स्थान पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि पर 7वां स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान। ठीक है, जिसके कारण उत्पादन के सस्ते साधनों की उपलब्धता के कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण दुनिया का नज़र भारत पर है। इसलिए देश में आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी को आकर्षित करने के लिए तथा मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल और उत्पादित वस्तुओं को भेजने के लिए, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, भेजने के लिए वैश्वीकरण का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा आपका क्या हो गया बच्चों,
देश हो गया, यानी दूसरा स्थान पर आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, प्रमुख रूप से बहुत ही बड़ा उपभोक्ता का बाजार उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आकर्षित होती है अपने सामानों को बेचने के लिए, अपने सामानों को निर्यात करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। तो भारत में जो है प्रमुख रूप से वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं, जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष निवेश प्रोत्साहित होगा, जिससे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगा। यानी कि क्या होती है बच्चों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, यानी कि सीधा सीधा डायरेक्ट क्या करती है, विदेशी कंपनियां डायरेक्ट वो आपका निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा, जिससे क्या होती है, जो भी विकासशील देश होते हैं उनके विकास के लिए आसानी से पूंजी प्राप्त हो जाती है। दूसरा है आपका प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था का क्या होगा बच्चों, त्वरित विकास होगा, यानी कि बहुत ही तेजी से विकास होगा। ठीक है, तीसरा है आपका प्रमुख रूप से कि नए बाजार तक पहुंच, यानी कि जो आपका न्यू मार्केट है वहां तक पहुंच। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया के बाजारों तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। यानी कि क्या हुआ, आसानी से भारत की कोई भी अगर कोई फेमस यानी प्रसिद्ध वस्तु है उसका आसानी से निर्यात हो, विदेशी व्यापार हो और दुनिया के बाजार तक वो सामान आसानी से पहुंच जाए। तो ये क्या है, प्रमुख रूप से नए बाजार तक पहुंच। चौथा है उत्पादन के स्तर को उन्नत करना। जब भारत वैश्वीकरण का अंग हुआ तो क्या हुआ, प्रमुख रूप से विदेशी कंपनियां आने लगी। भारत में अगर कोई सामान ज़्यादा जो है प्रमुख रूप से कीमत पर बिकता था तो विदेशी कंपनियां आकर के कम कीमत पर बेचने लगा, बेचने लगा अपने सामानों को। तो इससे क्या हुआ, भारत में टेक्नोलॉजी का विकास, भारत में मशीनों का प्रयोग, भारत में तकनीकों का उपयोग करने किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ बच्चों, तो प्रमुख रूप से जो उत्पादन का जो स्तर है उसका उन्नत हुआ, उत्पादन के स्तर में क्या हुई, वृद्धि हुई है ना। पांचवा है बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। यानी जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र है, ये तो चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हमारी वित्तीय संस्थाएं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र सारा चीज अच्छी तरह से हम लोग जाना था। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आने से क्या हुआ, बैंकिंग और जो वित्तीय क्षेत्र की जो कुशलता है उसमें आसानी से सुधार हो पाई। छठा है आपका नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में क्या हुआ, सहायता प्रदान करती है। यानी कि जो आपके विकसित देश हैं जो वो विभिन्न प्रकार के तकनीक और विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करते हैं तो उसकी उस तक पहुंच आसान कर दी हम लोगों का, है ना। सातवां है आपका अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। तो प्रमुख रूप से वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तुओं को जो है सापेक्षता कम कीमत पर प्राप्त करने योग्य बनाता है। यानी कि जो है अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं से प्राप्ति, यानी कि क्या हुआ, जैसे मान लीजिए भारत है, अभी हम लोग किसी भी फेस्टिवल त्यौहार में देखिएगा, मान लीजिए दीपावली का ही त्यौहार ले लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट बल्ब खरीदते हैं। तो वो लोग क्या चाहते हैं बच्चों, खरीदने वाले लोग क्या चाहते हैं कि कम से कम कीमत पर हमको सामान मिले। तो कम से कम कीमत पर तब मिलेगा बच्चों जब अलग अलग देशों के कंपनी क्या करेगी, हमको सामान प्रोवाइड कराएगी। जैसे मान लीजिए भारत है, अगर मान लीजिए वो 100 रुपये में अगर कोई सामान उपलब्ध कराती है, वहीं पर चीन आकर के कोई बल्ब जो है प्रमुख रूप से 70 रुपये में प्रोवाइड कराती है, तो 70 रुपया क्या करेगा, लोग उस बल्ब को जल्दी खरीदेंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या करती है, ये हमको अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति कराती है ना। अब बात करते हैं बिहार में प्रमुख रूप से वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो बिहार में बिजली, पानी, सड़क जैसे यातायात के साथ साथ सामाजिक स्वास्थ्य के लिए राज्य में अमन चैन का होना जरूरी है, जिससे निवेशक अधिक सुरक्षा कवच के अंदर अपना पूंजी निवेश कर सकें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिहार में एक जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम करना पड़ेगा। बिहार में प्रमुख रूप से प्रशासनिक जो व्यवस्था है इसको क्या करना पड़ेगा, एक इन्वायरमेंट जो वातावरण है यहाँ का शांत करना पड़ेगा, शांत मतलब कि अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि क्या हो, कोई भी विदेशी कंपनी आए और आसानी से वो आकर के इन्वेस्ट करने लगे, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक और नकारात्मक जो है दोनों प्रभाव पड़ा है। यानी कि प्रमुख रूप से कोई भी चीज़ होगा बच्चों उसका पॉजिटिविटी भी होगी और नेगेटिव भी होगा उसका कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो प्रमुख रूप से सकारात्मक प्रभाव के बारे में पहले जान लेते हैं। तो पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण के बाद प्रमुख रूप से बिहार के कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, काफ़ी वृद्धि हुई है। 2009 में सुखाड़ के कारण फसल उत्पादन में कमी आई, इसके बावजूद सरकार लोगों के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो पाई। इसका मुख्य क्या कारण था, तो वैश्वीकरण था। यानी कि जब खाद्यान्न में कमी आई तो आसानी से क्या किया, आसानी से दूसरे देशों से आयात कर लिया और आयात करके उसकी पूर्ति कर दी, है ना। दूसरा चीज़ है निर्यातों में वृद्धि। तो वैश्वीकरण के प्रभाव से बिहार में निर्यातित उत्पाद जैसे लीची, आम, मखाना प्रमुख रूप से आदि में क्या हुई बच्चों, आसानी से वृद्धि हुई। यानी कि जो चीज़ बिहार में ज़्यादा उगता है तो उसका क्या हुआ, आसानी से
निर्यात किया गया दूसरे देशों में। जैसे अगर बिहार का जिला ले लीजिएगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर किसके लिए फेमस है? प्रमुख रूप से शाही लीची के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, वहाँ का लीची बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वो लीची क्या किया जाता है, दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। बहुत प्रकार के आम भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मखाना जो दरभंगा में है, दरभंगा मखाना के लिए प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध है। तो मखाना, बिहार से मखाना भी जो है अलग अलग देशों को निर्यात किया जाता है। तो इससे क्या हुआ, बिहार में प्रमुख रूप से निर्यात में वृद्धि हुई। तीसरा, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हुआ। और क्या हुआ, इसमें काफी दिलचस्पी भी दिखाई गई, यानी कि सीधे सीधे बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, अन्य कंपनियां आई और आकर के सीधा डायरेक्ट वे में उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया, है ना। चौथा, विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, यानी कि दूसरे देशों में यदि कोई सामान उपलब्ध है तो वही सामान यहाँ पर भी आसानी से उपलब्ध होने लगा। किसके कारण, तो वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाजारों में विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हो गई। विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोबाइल फोन, जूते, रेडीमेड वस्त्र, खाद्य पदार्थ, कार और अन्य इलेक्ट्रिक वस्तुएं आदि अब बिहार के बाजारों में भी उपलब्ध होने लगा। यानी कि इससे पहले क्या था बच्चों, प्रमुख रूप से बिहार में अन्य प्रकार की जो है कंपनी के मोबाइल नहीं मिलते थे। अभी आप सर्च कीजिए, जिस मोबाइल को आप लेना चाहते हैं आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि विश्व यानी कि वैश्वीकरण के कारण बाजार में जो है सारी प्रकार की जो भी आपकी उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध करा दिया है ना। छठा है आपका रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी हुई। जैसे बिहार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज क्या कर रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, रोजगार में वृद्धि हुआ, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव में पहला है कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा। यानी कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है यहाँ पर, इसलिए यहाँ उद्योगों की विकास की संभावना काफ़ी है। लेकिन वैश्वीकरण के बाद जितना निवेश होना चाहिए उतना निवेश नहीं हो पाया। यानी कि जो कृषि या कृषि आधारित उद्योगों पर जो इन्वेस्ट या निवेश की जो हम लोगों का क्या था बच्चों, प्रमुख रूप से जितना निवेश होने का चांस था उतना नहीं हो पाया। दूसरा है कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव। यानी कि जो छोटे छोटे प्रमुख रूप से उद्योग हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उस पर क्या हुआ, इसका नकारात्मक प्रभाव हुआ। वो आसानी से बंद हो गया, है ना। क्योंकि उनका स्थान क्या ले लिया, मशीन ले लिया। मशीन आकर के क्या करने लगा, सामानों का निर्माण करने लगा, उत्पादन करने लगा। तो वैश्वीकरण के बाद कुटीर एवं लघु जो उद्योग है नष्ट होने लगे और इसके द्वारा निर्मित वस्तु बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के साथ सामना नहीं कर सका, क्योंकि क्वालिटी में इनसे अच्छी एवं सस्ती होती है ना। क्वालिटी भी देगा और जब सस्ता भी देगा सामान तो 100% आप उसी सामान को खरीदेंगे, है ना। तीसरा है आपका रोजगार पर विपरीत प्रभाव। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से बहुत सारे मजदूर क्या हो गए, बेरोजगार भी हो गए तथा अस्थायी रोजगार की जगह अब अस्थायी रोजगार देने की शुरुआत हो गई। यानी कि जब जो है प्रमुख रूप से मशीन जगह ले लेगा आदमियों का स्थान, तो वहां पर क्या करेगा बच्चों, मशीन जो है बेरोजगार को बढ़ाएगा, है ना। मशीन क्या करती है, एक मतलब कि एक दिन के काम को 1 घंटे में कर देती है। तो अब एक दिन में एक आदमी पूरा दिन काम कर सकता था, उसको मशीन ने 1 घंटे में ही काम कर दिया। तो वहां पर क्या किया, एक आदमी के रोजगार को आसानी से छीन लिया वहां पर उन्होंने। और उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने अस्थायी रोजगार की जगह अस्थायी रोजगार प्रदान की। यानी कि कभी भी आपको कंपनी में रखा जा सकता है, कभी भी कंपनी से आपको निकाला जा सकता है, इस प्रकार से। यानी कि जो आपका नौकरी की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा क्या हो गया, एक असुरक्षा बन गया। यानी कि असुरक्षित नौकरी हो गई आपका, कभी भी आपको वहां से कंपनी से हटाया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जान लिया वैश्वीकरण के बारे में, प्रमुख रूप से वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव, वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव। इन सारे चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई थिंक कहीं पर भी आप लोग को समस्या नहीं आई होगी बच्चों। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। अगर चैनल में आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए अगर आप लोग को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।